हे दिस इज लीगल सलोनी, लेट्स टॉक अबाउट एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन क्या होता है? तो जब कोई भी सूट फाइल करता है तो सूट का डिक्री आता है और डिक्री आने के बाद भी आपका राइट डिसाइड कर दिया गया है, लेकिन फिर भी आपका अगर बात नहीं मान रहा है जजमेंट डेटर, जिसके अगेंस्ट में आपका डिक्री आता है उसको जजमेंट डेटर कहते हैं। अगर वो आपका बात नहीं मान रहा है, आपको पे नहीं कर रहा है या आपके ऊपर प्रॉपर्टी का पोजीशन आपको नहीं दे रहा है, तो आप एक एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग अब स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ से एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग स्टार्ट होता है। एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग बहुत ही ज्यादा टफ होता है इन द सेंस कि आपका लड़ाई जो है वो खत्म नहीं हुआ है, अभी एक और लड़ाई लड़ना बाकी है। कहते हैं एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग अपने आप में एक अपना नया लड़ाई होता है जो लड़ना पड़ता है। सेक्शन 36 से लेकर सेक्शन 34 तक रहता है और ये एग्जीक्यूशन पिटिशन का बात हो रहा है। और एग्जीक्यूशन पिटिशन में सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे सेक्शन 36 से लेकर 42 तक, जो कि बात करता है कि नॉर्मल जनरल क्या होता है, जनरल मतलब एग्जीक्यूशन क्या होता है, फिर कोर्ट बाय विच एक इसका शॉर्ट में बात करते हैं। सेक्शन 36 से लेकर 37 तक है जनरल बात। 38 से लेकर 46 तक है कि कोर्ट बाय विच डिक्री में बी एग्जीक्यूटेड, किस कोर्ट से आप डिक्री एग्जीक्यूट करा सकते हैं। 47 बात करता है क्वेश्चन टू बी डेल्ट बाय कोर्ट एग्जीक्यूटिंग डिक्री, जो कोर्ट एग्जीक्यूशन कर रही है वो क्या क्या क्वेश्चन डील कर सकती है। उसके बाद है सेक्शन 49 से 50 तक ट्रांसफरी एंड लीगल रिप्रेजेंटेटिव का बात किया जाता है कि मतलब ट्रांसफरी कौन है और ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन है, उसका क्या राइट्स है और क्या उसका लाइबिलिटी है। फिर 51 से लेकर 54 तक बात करते हैं प्रोसीजर इन एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन में क्या क्या किया जाएगा। फिर है 55 से 59 अरेस्ट एंड डिटेंशन, 60 से 64 अटैचमेंट, 65 से 67 सेल, प्रॉपर्टी का सेल किया जाएगा, और 73 है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स, और 74 है रेसिस्टेंस ऑफ एग्जीक्यूशन। तो 36 से 74 है। इस तरीके से हम लोग इसको जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं। तो इस वीडियो में 36 से 46 तक करते हैं दो टॉपिक, जनरल और कोर्ट ऑफ विच डिक्री में बी एग्जीक्यूटेड। 36 बात करता है जनरल प्रोविजंस का कि प्रोविजन ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री अप्लाई टू एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर, मतलब कि जहां भी एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री का जहां भी प्रोविजन होगा वहां पर आप एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर का भी बात करेंगे। मतलब कि जिस तरीके से डिक्री का आप एग्जीक्यूशन कराते हैं वैसे ही आप ऑर्डर का भी एग्जीक्यूशन करा सकते हैं, ये सेक्शन 36 कहता है। सेक्शन 37 कहता है कि डेफिनेशन ऑफ कोर्ट विच पास द डिक्री, मतलब कि जो डिक्री पास करता है वो कौन कौन कोर्ट हो सकता है। तो जो कोर्ट फर्स्ट इंस्टेंस होगा, जहां आप सबसे पहली बार गए हैं, वही माना जाएगा कि आपको वहीं से डिक्री मिला है। और कोर्ट विच वुड हैव जुरिडिक्शन टू ट्राई सूट, मान लीजिए कि किसी तरीके से जो फर्स्ट इंस्टेंस का जो कोर्ट है वो अपने जुरिडिक्शन को लूज कर देता है किसी भी तरीके से, मान लीजिए कि उसके पास अब पावर नहीं रहता है कि वो डिक्री दे पाए, तो जो कोर्ट दे सकता था उसी को मान लेंगे कि उसी कोर्ट ने क्या किया है, डिक्री दिया है। इफ डिक्री टू बी एग्जीक्यूटेड पास बाय, ठीक है, हाँ, अगर मान लीजिए कि हम जिस कोर्ट को मान रहे थे कि वो डिक्री दिया है और वो किसी तरीके से जुरिडिक्शन लैक कर जाता है, बाद में पता चलता है कि इसके पास जुरिडिक्शन का पावर नहीं है, तो फिर आप उसके बदले आप और कहाँ जा सकते थे, तो आप जहां जा सकते थे माना यही जाएगा कि आपको वहीं से डिक्री मिला है। नेक्स्ट 38 बात करता है कोर्ट बाय विच डिक्री में बी एग्जीक्यूटेड, तो कोर्ट विच पास्ड इट, जो डिक्री पास करता है आपको वहीं जाना है एग्जीक्यूशन के लिए। कोर्ट टू विच इट इज सेंट फॉर एग्जीक्यूशन, या फिर आप किसी कोर्ट के पास गए और कोर्ट ने उसे किसी और के पास सेंड करा दिया, भेज दिया डिक्री को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो जिसके पास भेजा उसके पास पावर एग्जीक्यूट करने का, और जिसने पास किया है डिक्री उसके पास है पावर एग्जीक्यूट करने का। सेक्शन 38 जो है उसको आप आर्टिकल ऑफ 136 ऑफ लिमिटेशन एक्ट के साथ जोड़ के पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो पार्टी है वो एप्लीकेशन फाइल करती है तभी एग्जीक्यूशन हो सकता है डिक्री का, और 12 ईयर्स फ्रॉम डेट ऑफ डिक्री, डिक्री आने के 12 साल तक में कभी भी आप एग्जीक्यूशन पिटिशन फाइल कर सकते हैं। सेक्शन आर्टिकल 136 ऑफ लिमिटेशन एक्ट,
ये बात करता है लिमिटेशंस, कितनी टाइम पीरियड तक आप कर सकते हैं। तो सेक्शन 38 समझ में आ गया होगा कि सेक्शन 38 क्या है। नाउ सेक्शन 39 ट्रांसफर ऑफ डिक्री कहता है कि जब आप कब मतलब कर सकते हैं ट्रांसफर डिक्री का। डिक्री अगर आ चुका है तो उसको भी ट्रांसफर आप करा सकते हैं। तो जो डिक्री होल्डर होगा, जिसके पास डिक्री आया है, जिसके फेवर में आया है, वो या फिर कोर्ट अपने खुद से स्यू मोटो एक्शन लेके ओन मोशन से ट्रांसफर कर सकती है डिक्री को, कि इस कोर्ट का जो डिक्री है वो दूसरे कोर्ट में अब चला जाएगा, जो भी कॉम्पिटेंट होगी। और एग्जीक्यूशन के लिए आप जा सकते हैं 4 ग्राउंड पे। पहला कि जो पर्सन है जिसके अगेंस्ट में आप डिक्री पाए हैं वो रिसाइड करता है कहीं और, या फिर वो बिजनेस कहीं और करता है, या फिर वो अपना प्रॉफिट ऑफ गेन्स कहीं और करता है किसी और कोर्ट में, किसी और जगह पे। तो आप एज अ डिक्री होल्डर आप अपने डिक्री का एग्जीक्यूशन उस पर्टिकुलर कोर्ट में जाके करवा सकते हैं। दूसरा कैटेगरी है कि पर्सन हैज नो सफिशिएंट प्रॉपर्टी। अगर जहां पर आप हैं वहां पर उस जुरिशन में उसके पास कोई भी प्रॉपर प्रॉपर्टी नहीं है, दूसरी जगह है, तो वहां के कोर्ट फिर एग्जीक्यूशन करेंगे। तीसरा कि डिक्री जो है वो डायरेक्ट सेल का है या डिलीवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का है, और वो जो प्रॉपर्टी है वो कहीं और की है, वो किसी और जुरिशन में लाई करता है। तो आपको भले पटना हाई कोर्ट से या पटना के किसी पटना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अगर आपको मिल जाता है डिक्री, बट यहाँ कोई प्रॉपर्टी नहीं है उसकी, दूसरे कोर्ट में जाना पड़ेगा। अगर यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, दूसरे कोर्ट ही में प्रॉपर्टी ही है, तो फिर भी वहां जाना पड़ेगा। या फिर किसी और रीजन की वजह से डिक्री होल्डर अपना एग्जीक्यूशन पिटिशन दूसरे जगह जाकर फाइल करके एग्जीक्यूट करा सकता है। कोर्ट टू विच डिक्री इज नॉट सेंट फॉर एग्जीक्यूशन कैन नॉट एग्जीक्यूट अ डिक्री, जिसको नहीं भेजा जाएगा वो नहीं एग्जीक्यूट करा सकता है। लोकल जुरिडिक्शन से बाहर आप नहीं एग्जीक्यूट करा सकते हैं जब तक कि डिक्री होल्डर किसी तरीके से एप्लीकेशन देके या कोर्ट खुद से स्यूमोटो लेके भेजती नहीं है डिक्री को एग्जीक्यूट कराने के लिए। सेक्शन 40 का बात करें तो ट्रांसफर ऑफ डिक्री, तो टू वन कोर्ट टू अनदर, तो वैसे ही सेम रूल जैसे होता है, स्टेट डिसाइड करेगी कि कैसे डिक्री का ट्रांसफर होगा। जो भी अभी हम लोग पढ़े 39 में ट्रांसफर ऑफ डिक्री वो करेगी कोर्ट। सेक्शन 41 रिजल्ट ऑफ एग्जीक्यूटिंग प्रोसीडिंग टू बी सर्टिफाइड, जो भी एग्जीक्यूटिंग प्रोसीडिंग होगा उसका रिजल्ट सर्टिफाइड ही होगा बाय कोर्ट टू वूम डिक्री इज सेंट फॉर एग्जीक्यूशन। जिसके पास डिक्री को एग्जीक्यूट कराने के लिए भेजा गया है वही सर्टिफाई करके आपको देगी एग्जीक्यूटिंग प्रोसीडिंग का, क्योंकि वही एग्जीक्यूट कर रही है, तो जो एग्जीक्यूट करेगा वही आपको सर्टिफिकेट देगा। सेक्शन 42 बात करता है पावर ऑफ कोर्ट इन एग्जीक्यूटिंग ट्रांसफर डिक्री। तो कोर्ट का सेम पावर है एज कोर्ट पासिंग डिक्री हैज, सेक्शन 37 में जैसे पावर है वैसे ही सेम पावर है एग्जीक्यूटिंग ट्रांसफर डिक्री। ये 42 जो है पावर ऑफ कोर्ट इन एग्जीक्यूटिंग ट्रांसफर डिक्री, कोर्ट के पास सेम वही पावर रहेगा जैसा कि ओरिजिनल कोर्ट के पास था डिक्री एग्जीक्यूट करने का, जिसने डिक्री दिया। अगर वो ट्रांसफर किसी कोर्ट को कर देती है तो उसके पास भी सेम ही पावर होगा जैसे पहले वाले कोर्ट के पास था। चलिए जल्दी से 3 और सेक्शंस करते हैं। एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री कैसे होगा। 43 बात करता है कि सिविल कोर्ट जो है जिसपे कि सीपीसी अप्लाई नहीं करता है, मान लीजिए उसने अगर डिक्री पास किया है तो एग्जीक्यूशन इसी मायने में होगा, इसी मैनर में होगा जैसे कि सीपीसी अप्लाई करता था। 44 बात करता है कि मान लीजिए कि डिक्री जो पास हुआ है वो रेवेन्यू कोर्ट से हुआ है जहां सीपीसी अप्लाई नहीं होता था, तो स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती है कि वो जो एग्जीक्यूशन हुआ है, वो जो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग हो रहा है वो उस स्टेट में कैसे होगा, स्टेट गवर्नमेंट रूल बना सकती है। ये 44 पावर देता है स्टेट गवर्नमेंट को। 45 कहता है कोर्ट कैन सेंड इट टू कोर्ट आउटसाइड इंडिया एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर नोटिफिकेशन होगा स्टेट गवर्नमेंट का कि वहां पे 45 अप्लाई करेगा तो वो भी एग्जीक्यूट करा सकती है। मतलब कोर्ट बाहर में भी जाकर एग्जीक्यूशन करा सकती है अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एस्टैब्लिश्ड हो, या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने कह दिया हो कि आप इस कोर्ट में जाकर
एग्जीक्यूशन करा सकते हैं। ये है सेक्शन 45। सेक्शन 44 भी समझ में आ गया होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है कि अगर कोई कोर्ट है जिस पर सीपीसी अप्लाई नहीं होता और उसने अगर कोई भी डिक्री दिया तो उसको कैसे एग्जीक्यूट कराएंगे, प्रोसीडिंग क्या होगा। और 43 तो कहता है कि अगर नहीं अप्लाई करता था सीपीसी, अगर आपने मतलब कर दिया है, डिग्री दे दिया है, तो भी आप पर सेम तरीके से ही जुरिसडिक्शन होगा जैसे कि आपके ऊपर सीपीसी अप्लाई होता है। परसेप्ट्स, आई वाज not clear about percept, so let me read. सेक्शन 46 जो है वो परसेप्ट्स की बात करता है, यानी कि डिक्री होल्डर अप्लाई करेगा इशू कराने के लिए डिक्री इशू बाय कोर्ट पासिंग डिक्री टू अनदर कोर्ट टू अटैच प्रॉपर्टी टू जजमेंट डेटर। डिक्री होल्डर ये अपना एप्लीकेशन देगा कि आप क्या करिए, अनदर कोर्ट में जाकर देगा कि आप उसके प्रॉपर्टी को अटैच कीजिए। वैलिडिटी ऑफ अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी अंडर परसेप्ट्स, 2 महीने तक का समय है। जब तक कि ये समय है तभी तक क्या होगा कि कोर्ट जो है वो जजमेंट डेटर के प्रॉपर्टी को अटैच कर सकती है। मतलब दूसरे कोर्ट में जाकर वो एप्लीकेशन दे देगा डिक्री होल्डर की प्रॉपर्टी अटैच कीजिए, इसी को परसेप्ट्स कहते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन जो है वो कोर्ट डिसाइड कर सकती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगल सलोनी।